हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल केजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर के एक नया एपिसोड लेके। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उनमें से एक लेवर डिसाइपल को दिखाया जाता है कि गुस्से में चिल्लाते हुए क्विलैंग और उस लड़की से कहता है कि ट्विस्टेड फेस रक्षा यूलिंग और ब्लैक यामा क्विलैंग, तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करो। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अभी सेक्ट को प्रैक्टिस के लिए टारगेट की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। वो तो ये सब इसलिए है क्योंकि आउटर सेक्ट प्रमोशन के टेस्ट आ रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी छोटी सिस्टर को ट्रेन करने के लिए ये सारे मटेरियल्स चाहिए। तुम अपने पर्सनल फायदों के लिए इस सेक्ट के मेथड्स का एडवांटेज उठा रहे हो, मगर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं रहूंगा। मैं सेक्ट में जाकर के तुम्हारी रिपोर्ट जरूर करूंगा। इतना कहकर के वो डिसाइपल वहाँ से बड़ी तेजी से जाने लगता है और तभी अचानक से उसके पीछे बड़ी तेजी से एक स्लैश अटैक आता है जो कि सीधा उस लड़के को लगता है और उस लड़के को दो हिस्सों में बांट देता है और उसे मार डालता है। और वो लड़का मरने के बाद नीचे जमीन पर पड़ा होता है और बाकी के डिसाइपल्स उसे ही देख रहे होते हैं। और उस लड़के की ऐसी हालत को देख करके क्विलैंग की ओर देख करके वो सभी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, जबकि ज़ू फैन भी अपनी सीरियस लुक में क्विलैंग की ओर ही घूर रहा होता है। इधर क्विलैंग उस डिसाइपल को मारने के बाद अपने एक सीरियस लुक में बाकी के सभी लोगों से कहता है, तो चलो अब जब भगोड़ा मारा गया है अब इस असुरा सर्कल को शुरू करते हैं। और अगर तुम लोग अभी भी फाइट को स्टार्ट नहीं करते हो, मैं ये तुम लोगों के साथ भी तब तक कर सकता हूँ जब तक कि हमारा कोटा पूरा ना हो जाए। तो अब समय ही बताएगा कि तुम में से वो पुअर डेविल कौन है। तो अब इधर क्विलैंग की ये बात सुनने के बाद में बाकी के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उनके शरीर से टोटली पसीना छूटने लगता है, मगर तभी अचानक से उनमें से एक डिसाइपल की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एकदम डेविलिश लुक में चिल्लाते हुए बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो अपने सामने आए एक दूसरे डिसाइपल को अपनी स्वॉर्ड से काट डालता है, जबकि हमारा ज़ू फैन उसे आराम से खड़ा ये सब करता हुआ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये ड्रेड और बहस से पैदा हुआ पागलपन है जो कि सर्वाइवल की फाइट के रूप में शुरू हुआ है, जो कि इस कट्टर हत्यारे में बदल गया है और पूरी तरीके से गुमनामी में खो गया है। वो यहाँ तक कि अपने लक्ष्य को भी भूल गया है और इस तरीके के एक बूचड़खाने में उसके अंदर के डीमंस ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जबकि वो एक बीमार ग्रस्त खाली दिमाग को मारने के लिए ही बिल्कुल एक कठपुतलियों के रूप में खेलते थे। अब इसी के साथ में वो लड़का बिल्कुल एक डीमन की तरह अपने सामने आए हर एक इंसान को मार रहा होता है। अपने सामने के हर एक इंसान को मारने के बाद उसकी नजर हमारे ज़ू फैन के ऊपर पड़ती है और फिर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने के लिए ज़ू फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन हमारा ज़ू फैन वहाँ पे खड़े खड़े आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फैन ने पता नहीं अपनी आंखों के साथ कुछ तो किया होता है, लेकिन उसने बिना हिले ही खड़े खड़े ही उस लड़के को वहीं पर मार डाला होता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फैन अभी भी वहीं पे आराम से खड़ा होता है और उसके और पास कई सारे डिसाइपल्स मरे पड़े होते हैं, जबकि बाकी के बचे हुए डिसाइपल्स अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मार करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्विलैंग ज़ू फैन को देख यूली से कहता है कि आखिर उस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा खून का प्यासा अखाड़ा जो कि मेरे खून का भी दौड़ा खोल देता है, फिर आखिर सिर्फ वही इस चीज से अनअफेक्टेड क्यों है, उसे इस चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं है। तभी इधर यूलिंग भी कहती है कि वो लड़का वास्तव में काफी विचित्रता है, बिल्कुल जैसा कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर को होना चाहिए, बाकी के दूसरे कल्टीवेटर से बिल्कुल ही अलग। लेकिन ये स्टेज दूसरे राइटियस कल्टीवेटर को भी खून का प्यासा बना देगा, मगर लेकिन ये लड़का अब तभी यहाँ पे एल्डर युवान कहते हैं कि वो एक ट्रू एक्सपर्ट है, के पास में यहाँ पे अपने डीमंस होते हैं और एक डेमोनिक कल्टीवेटर के रूप में हम अपने अंदर के उस डीमन को बाहर निकालते हैं और इस दुनिया के अंदर की कार्य प्रणालियों के बारे में एनलाइटमेंट को पाने के लिए हम उन्हें रिफाइन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो अपने अंदर के डीमन की सिर्फ उसके सरफेस तक को ही छुपाते हैं। इसका की रिजल्ट बिल्कुल इसकी तरह है, वो लोग इसी तरह खून के प्यासे बन करके मारे जाते हैं, मगर लेकिन उसे छोड़ करके उसने अपने डीमन की जड़ों को समझ लिया है और उसने अपने दिल को एक अलग लेवल तक टेम्पर्ड कर लिया है और उसका इनर डीमन अब उसके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो सकता है जब तक कि वो उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में है। वो अभी भी कितना ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी उसका दिल कितना ज्यादा गहरा है। सचमुच ये चीज उसके लिए एक लिमिटलेस फ्यूचर लाएगी। इधर एल्डर युआन जब ज़ू फैन के बारे में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्विलैंग उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड युआन क्या तुम कहीं भाग गए हो, और आखिर तुम जैसा ओल्ड टाइमर कब से इतना ज्यादा सेज में बदल गया है, और आखिर इस तरीके की अस्पष्ट बातें क्यों कर रहा है। एल्डर युआन ये सुनने के बाद में वापस से अपने ध्यान में आते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं कि ये सब तो बस सिर्फ मेरी फीलिंग्स है, आप प्लीज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि ज़ू फैन सचमुच काफी ज्यादा स्पेशल है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके के क्लोज आपको होना चाहिए। अगर एल्डर युआन की ये बात सुन क्विलैंग गुस्से में एल्डर युआन के गलेमान को पकड़ लेता है और उन्हें ऊपर उठाते हुए उससे कहता है, तो तुम्हारे ये सब एक्ट का मतलब ये है कि हम लोग उसकी देखभाल करें, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने अपहोरिज्म में ज्यादा ही एक्सपर्ट हो। तो तभी एल्डर युआन भी थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। तो तभी क्विलैंग उन्हें नीचे छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन तुम दिखावा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तुमने मुझे लगभग मूर्ख बना ही लिया था, और इससे इस कहावत को काफी ज्यादा बल मिलता है कि बूढ़े लोग पाखंडी होते हैं, और बूढ़े आदमी ने इस चीज को अपनी कला बना लिया है।
दूसरी ओर यूली क्विलेंग से कहती है कि क्विलेंग उस चीज का समय बस हो ही गया है। इतना कहने के बाद यूली और क्विलेंग दोनों ही अपनी चीख में अपनी पावर, अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुरंत बंद करो। तो अभी तक उन दोनों के इतना कहने के साथ ही उनकी इस आवाज से सामने की ओर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से सामने खड़े काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और काफी सारे मारे गए होते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। कमजोर लोग तो मर चुके होते हैं और कुछ ताकतवर अभी भी जिंदा घायल पड़े होते हैं। मगर तभी हमें क्विलेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी क्विलेंग के ऐसे फेस को देख यूली भी उससे कहती है कि क्विलेंग आखिर क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा हैरान कैसे हो? क्विलेंग कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, हम दोनों ने साथ में विचिंग विस्पर का यूज किया था, तो फिर आखिर क्यों ये अभी भी बिल्कुल आराम से खड़ा है? क्योंकि ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं है कि एक परफॉर्म्ड हेवन स्टेज कल्टीवेटर की सोल हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो अब तभी यूलिंग भी कहती है कि ऐसा होने का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है कि उसके पास इस चीज से बचने के लिए एक डिमोनिक ट्रेजर होना चाहिए। तो अब तभी दूसरी ओर एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुमसे कहा था वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है और सर को उस लड़के की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अब तभी ये सुन क्विलेंग भी अपने मन में कहता है, एक सोल डिमोनिक ट्रेजर एक ऐसी चीज है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी पीपल अपने पास नहीं रख सकता है, और अगर तुम्हारे पास उस तरीके का एक ट्रेजर है तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा यहाँ पर एक काफी ज्यादा डीप बैकग्राउंड है। तो अगर ये सब सोचने के बाद में क्विलेंग बाकी के बचे हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, तुम सभी लोग एक और दूसरी अशुरा साइकिल में सरवाइव कर चुके हो और अब तुम सभी लोग यहाँ इस जगह से जाने के लिए आजाद हो, और ऐसे कई टास्क हैं जो कि कल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक क्विलेंग की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे बाकी के बचे हुए सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है कि हम लोग फिर से जिंदा बच गए। तो तभी दूसरा वाला डिसाइबल भी कहता है कि अगर आप दोबारा नहीं मरे हो तो आप काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो। ये सब कहते हुए वो सभी डिसाइपल्स वहाँ से उस केव से जाने लगते हैं, जबकि पीछे खड़ा ज़ूफेन उन सभी लोगों को देख कहता है ये सभी लोग सिर्फ मरने के लिए सुगरों का झुंड है और कुछ भी नहीं। तो अब इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्विलेंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी डिसाइपल्स के टेस्ट को क्लियर करने के बाद बचे हुए डिसाइपल्स से कहता है कि अब तुम सभी लोग फ्री हो, तो अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अभी काफी सारे टास्क बाकी रह गए हैं, तो कल का इंतजार करो। तो अभी तक क्विलेंग के इतना कहने के बाद वहाँ पे बचे हुए बाकी के डिसाइपल्स वहाँ से जाते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, हम लोग एक बार फिर से जिंदा बच गए। फिर दूसरा कहता है कि हाँ, तुम सचमुच में काफी ज्यादा खुशनसीब हो जो कि तुम एक बार फिर से बच गए, अगर तुम नहीं मारे जाते हो तो तुम सचमुच में काफी ज्यादा खुशनसीब हो। वक्त अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाकी के सभी डिसाइपल्स उस केव से बाहर निकल आए होते हैं और वापस अपने कोर्टयार्ड की ओर जा रहे होते हैं, जबकि ज़ूफेन पीछे खड़ा उन लोगों को ही देख रहा होता है और कहता है कि वो लोग केटल्स से बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो तभी एल्डर युआन कहते हैं कि मगर लेकिन ये लोग उनसे थोड़ा डिफरेंट है, एटलीस्ट इनके पास होप की एक हिंट तो है। एक इंसान काफी ज्यादा स्वार्थी होता है और हर एक मनुष्य के दिल में एक डीमन हर्ट होता है और इनके विद्रोह की सफल होने की कोई संभावना नहीं है, और अगर इससे अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता तो सेक्ट को लेवर हाउस को हटाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए सेक्ट ने उन लोगों को एक हल्की सी होप, एक आशा दी है। काफी ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करने के बाद में ये लोग एक पॉइंट पर आकर के एग्जीक्यूटिव एल्डर्स बन सकते हैं। इसी वजह से तो ये लोग कड़ी मेहनत कर करके फाइट लड़ते हैं ताकि एक दिन ये लोग अपनी सक्सेस, अपनी एक्सिल्स को प्राप्त करें और इस लेवर हाउस के अपने पर्पस को पूरा करें। सच तो ये है कि सेक्ट इनका पालन पोषण नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुद को अपनी पेन के अंदर बंद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ है, तो यहाँ पर सिर्फ केवल मजबूत ही अपने आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता है, और जहाँ तक कमजोरी की बात है तो एंड पर वो लोग सिर्फ स्ट्रगल करते करते ही मारे जाते हैं। अब इधर एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी हैरानी से उन्हीं को देख रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है कि हाँ, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूल है और इसके प्राणियों के पास चारे के अलावा कुछ चीज नहीं है, और इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लिए तो ये चीज और भी ज्यादा डबल हो जाती है, और ये लेबर ऑफिस बिल्कुल एक नर्क है, और सेक्ट के डिसाइपल्स की कल्टीवेशन की जरूरतों के लिए सप्लायर्सों की जगह भी है, जहाँ पे की स्ट्रॉन्गर और मजबूतों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेबर ऑफिस किसी भी ह्यूमन से खाली है, जो कि सिर्फ केवल सर्वाइवल और डेथ के लिए ही रह गया है। लेकिन बाहरी दुनिया के नेचर के अपोजिट ये दुनिया का एक कोना है जो कि हाइपोक्रेटिक लोगों से मुक्त है। तो अब इसी के साथ में हमें ज़ूफेन के अशुरा ब्लू फ्लेम्स को दिखाया जाता है। ज़ूफेन अपनी अशुरा ब्लू फ्लेम को काफी ज्यादा हद तक अपनी बॉडी से रिलीज करता है। इसी के साथ में ज़ूफेन प्रोफाउंड हेवन स्टेज की 7th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ूफेन की बॉडी में से और भी ज्यादा तेजी से इंटेंस ऑरा रिलीज होता है। तो देख करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस अशुरा सर्कल का विटनेस बनने के बाद ये लड़का अपने आप की डिस्कवरिंग कर चुका है और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है, ताकि भले ही कल्टीवेशन लेवल्स आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, जबकि किसी का हर्ट उसकी पोटेंशियल को डिफाइन करता है। ये दोनों ही चीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड है, मगर ज़ूफेन ने ये चीज यहीं पर खड़े खड़े ही कर दी है, और यही प्रूफ है उसके इतने ज्यादा इमेंस इनसाइट और ग्रेट टैलेंट की। तो अब इधर एक तरफ जब ज़ूफेन अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है, तभी वो एल्डर युआन की ओर मुड़कर के देखता है और थोड़ा अनईजी फील करते हुए उनसे कहता है, एल्डर युआन, आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? तो अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर युआन भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं
हैं कि मैं तो बस काफी ज्यादा खुश हूँ कि सर जूफेन अशूरा सर्कल से बिल्कुल ठीक बाहर निकल आए हैं। तो अब तभी जूफेन भी उनसे कहता है कि एल्डर युआन कहने ही होगा कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि लेबर ऑफिस से मटेरियल्स इस तरीके से मिल जाते हैं, और ये चीज तो इन सभी सालों में एल्डर युआन के अस्तित्व को और भी ज्यादा वशिष्ठ बनाता है। तो अब तभी एल्डर युआन कहते हैं कि आखिर इसमें अजीब क्या है, हम सब लोग ही अपना अपना जीवन जीते हैं, ताकतवर लोगों का अपना एक रास्ता होता है और कमजोर लोगों का भी अपना एक अलग रास्ता होता है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे आया था उन दिनों यहाँ पे कोई भी अशूरा साइकिल नहीं हुआ करती थी, तब एल्डर्स यहाँ पे सिर्फ अपने मटेरियल्स लेने के लिए आया करते थे, और तब मैंने इन चीजों में शामिल ना होने के लिए अपनी कल्टीवेशन रोक दी, और यहाँ पर उन लोगों की आंखों में दर्द ना होने का मतलब जिंदा रह पाना है, और इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतने समय तक अपनी इस ओल्ड एज तक पहुँच पाया हूँ। हालांकि ये स्वाभाविक ही है कि उन्होंने मुझे यहाँ इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज बना दिया और मुझे यहाँ पर इन लोगों की तरह मरने से मुक्त कर दिया। तो अब तो जूफेन आगे एल्डर युआन से कहता है तो फिर इस अशूरा सर्कल के बारे में क्या है। तो अब तभी जूफेन की ये बात सुनकर के एल्डर युआन भी काफी हैरान हो जाते हैं, और फिर इधर उधर देखने के बाद जूफेन के करीब जाकर के उसके कान में कहते हैं कि जूफेन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अशूरा सर्कल कुछ ऐसी चीज है जिसको कि इन्वेंट सर कुईलैंग ने जब किया था जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे। तो अब तभी जूफेन उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एल्डर युआन बताते हैं जूफेन लेबर हाउस दो तरीके के लोगों से बना हुआ है, उनमें से एक वो है जो कि बाहर निकाले गए डिसाइपल्स हैं, वो या तो एक भौतिक मटेरियल के रूप में अपने भाग्य को त्याग सकते हैं या फिर परंपरा को तोड़ करके एक एल्डर बन सकते हैं, और दूसरे तरीके के वो डिसाइपल्स होते हैं जिन्हें कि यहाँ पर पनिशमेंट देने के तौर पर भेजा गया होता है। वो लोग हमेशा के लिए क्रिमिनल्स हैं और उनके आगे का रास्ता बहुत ही छोटा है और इस जगह को कभी भी न छोड़ने की उनकी बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सेक्ट का एक रूल है, जिसके के पास महान योग्यताएं हैं उनके साथ एक ही साथ स्लेट होगी। तो अब तभी जूफेन कहता है कि यही तो वो दूसरों को बताते हैं, एक क्रिमिनल को लेबर ऑफिस में कौन सी बड़ी मेरिट मिल सकती है। तो अब तभी एल्डर युआन कहते हैं कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रॉन्गर हमेशा ही अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। उदाहरण के तौर पर जो अभी अभी हुआ था अशूरा सर्कल, उसे चालू रखना एक ग्रेट मेरिट है। तो अब तभी जूफेन कहता है कि आखिर क्या सोच करके तुम ये कह रहे हो। लेबर हाउस के लोग अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर बच निकलने में कामयाब हो पाते हैं, जिससे कि हर कोई मेडियोस लेवल का बन जाता है और बिल्कुल मेरी ही तरह अपना जीवन जीता है। जो कि कुछ वो लोग होते हैं जो कि एल्डरों के गिनी पिग बचने के से रोकने के लिए अपने आप की कल्टीवेशन को सप्रेस कर देते हैं, और इससे ये मटेरियल्स ड्रग्स बन जाते हैं। जबकि अब अशूरा सर्कल की वजह से वो लोग जो यहाँ पर लंबे समय तक जीना चाहते हैं, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्गर बनना होगा और भी ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करनी होगी। इससे जल्द ही मटेरियल्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। इस चीज से एल्डर्स भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए, और अशूरा सर्कल के बारे में भी एक इल्यूजन है कि वो लोग अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। मरे हुए लोग मटेरियल्स बन जाते हैं, जबकि जिंदा लोग अपने आप को और ज्यादा अधिक समय तक एग्जिस्ट रख पाते हैं और एल्डर्स के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो अब बात वही है, ताकत तुम्हें जिंदगी देगी जबकि कमजोरी तुमसे वही जिंदगी को छीन लेगी। स्पेशली तौर पर जब बाद में युई लिंग आई थी, उसने इसमें अपने कुछ रूल्स और ऐड कर दिए, जिसमें कि उसने बताया कि बोन टेम्परेनिंग स्टेज के लोग इस अशूरा सर्कल में ज्वाइन नहीं होंगे। ये चीज नए ब्लड को पंप करती है और उन्हें सूखने से रोकती है। ये सब कुछ इसलिए बनाया गया था ताकि इससे लेबर हाउस के स्टैंडर्ड्स बढ़ते रहें और उन्हें और भी दूसरी ग्रेट मेरिट्स मिलती रहें, और वो दोनों लोग तो अपनी मेरिट्स के हिसाब से वापस से इनर सेक्ट में भी जा सकते हैं। तो अब इधर जूफेन भी एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि ये दोनों लोग माइंड गेम्स का यूज कर रहे हैं। इन अबेंडेंट्स को महत्वाकांक्षा जगाने के लिए एक मर्डर मशीन के एम्बिशन के रूप में फेंक दिया है, और इस चीज को एक दूसरे एंगल से देखने पर अगर इन लोगों के पास अपनी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्सेस होते तो वो लोग इनर डिसाइपल से भी कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते। तो क्या इसका मतलब भी यही है कि जीवुये ने भी मुझे यहाँ पर फेंक दिया है ताकि मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सेक्ट के लिए एक ग्रेट मेरिट, एक ग्रेट अचीवमेंट को अर्जित कर पाऊँ। तो अब तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद में एल्डर युआन भी थोड़ा हैरान होते हुए जूफेन से कहते हैं कि क्या कहा तुमने। जूफेन कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ केवल अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। वो दोनों लोग कुछ मदर फ्लाइंग जीनियस हैं, और ये चीज भी एक बहुत बड़ी बर्बादी है कि उन्हें यहीं पर अटके रहने दिया जाए और इस सेक्ट में ऊपर ना जाने दिया जाए। तो तभी एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब तभी जूफेन एल्डर युआन से आगे पूछता है कि वैसे आखिर उन लोगों के क्राइम्स क्या थे। जूफेन एल्डर युआन से इतना कही पाता है कि तभी उसकी नजर ऊपर किसी की ओर पड़ती है। कोई इंसान उनके सामने उनके लेबर हाउस के ऊपर छत पर चांद के सामने खड़ा होता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूएर होती है, जिससे कि जूफेन डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एंटर करते ही सबसे पहले मिला था। यूएर वहाँ पे अपने स्वैग में चांद के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक से उसकी भी नजर हमारे जूफेन की ओर पड़ती है। तभी जूफेन भी तालियां बजाते हुए यूएर से कहता है कि सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वॉर्डमैनशिप मिस यूएर, हम लोग एक बार फिर से मिल गए। यूएर भी जूफेन को देख अपने मन में कहती है कि ये तो वही है, और फिर जूफेन को याद करने के बाद वो अपने मुंह को टेढ़ा कर लेती है। तभी जूफेन उसे कहता है कि मिस यूएर, क्या संयोग है, तुम यहाँ पर आई हुई हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूएर गुस्से में जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि सिर्फ तुम ही वो हो जिसे की सजा
मिलनी चाहिए। तो जूफेन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, इसलिए तो मैं यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में हूँ। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुन करके यूएर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मगर इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यूलिंग और यूएर के वहाँ से चले जाने के बाद में एल्डर युआन जूफेन को बताते हैं कि यूएर एक काफी ज्यादा पुअर टैलेंट थी, इसलिए वो एंड पे लेबर ऑफिस में ही आकर के खत्म होती। इसलिए यूलिंग ने अपनी छोटी बहन के लिए अल्केमिस्ट ऑफिस से एक 7th ग्रेड की पिल को चुरा लिया ताकि वो अपनी बहन की बॉडी को एक नई अपीयरेंस दे सके। और आज की ये यूएर वही है। और यूलिंग जिसकी की योग्यता एक एलाइट डिसाइपल की थी, उसे इस लेबर ऑफिस में भेजने की सजा दी गई। तो अब तभी एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन कहता है कि ओ तो वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, मगर उसकी ये काइंडनेस बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुन एल्डर युआन काफी ज्यादा हैरान होते उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। तो जूफेन उन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि यूएर डीमन डेमोनिक सर्वे में अपने आप को ट्रेन कर रही है, मगर इस डीमन डिवोरिंग में वो क्रूक्स झूठों का है। ब्लेड आर्ट को बढ़ाने के लिए और डीमंस को उत्तेजित करने के लिए उसके लिए हजारों डीमन असुरास का यूज किया गया है, और ये किसी के रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने की हद तक जा सकता है। लेकिन शर्म की बात है। तो एल्डर युआन पूछते हैं कि आखिर क्या शर्म की बात है। तो जूफेन कहता है कि शर्म की बात है कि यूएर की कंडीशन पुअर है और उसकी स्टेट में उसकी ट्रेनिंग करने से ये डीमंस उसे पागलपन में डाल देंगे और वो इससे एक दिन अलग हो जाएगी। और सिंस इस बात से यूलिंग को भी काफी ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन उस दिन जब मैंने उसका पहली बार हाथ मोड़ा था तो उसका वो हाथ तो एक सिंपल सी पिल से काफी टाइम पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था, तो फिर आखिर वो अभी तक 2 दिन बाद तक भी ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो अब इधर जूफेन जब इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है, एल्डर युआन जूफेन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तो तब तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। तो जूफेन कहता है कि जब वो मेरे सामने ही मेरे फेस पर चिल्लाई तो तब वो इस तरह या उस तरह किसी भी तरीके से मरे, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस ये चीज थोड़ी ज्यादा ही सस्पिशियस लगी थी। मुझे तो बस सिर्फ केवल सेक्ट की पीसफुल जगह से डर लगता है कि वो एक दिन अपनी शक्ति खो ही देगी। तो अब तभी एल्डर युआन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सिर्फ ओनली पीसफुल जगह जूफेन, क्या वो पीसफुल जगह ये लेबर ऑफिस है? मगर लेकिन ये सेक्ट की सबसे क्रूशियल प्लेस, आखिर ये पीसफुल कैसे हो सकती है? तो जूफेन कहता है कि एल्डर युआन आप इस बात को नहीं समझ सकते, यहाँ या तो मरो या फिर मारे जाओ, जियो या फिर मरो। क्या ये एक सिंपल इंटरेक्शन काफी ज्यादा पीसफुल नहीं है? उन चीजों के मुकाबले जो भी स्कैम्स और प्लॉट्स बाहर आउटसाइड में होते हैं, वो चीजें, वो धोखे और स्कैम्स, क्या वो चीजें मौत से भी ज्यादा बदतर नहीं है? तो फिर आप इस जगह से कहीं और इस तरीके की पीसफुल जगह को और कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो अब जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर युआन भी जूफेन को ही देखते रह जाते हैं और हंसते हुए जूफेन से कहते हैं कि सर जूफेन सचमुच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट सोचते हैं, आपकी इनसाइट बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जगह औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। तो अब एल्डर युआन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे सारी रात गुजर जाती है और अगले दिन एल्डर युआन हड़बड़ाते हुए जूफेन के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं जूफेन कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे साथ आओ। तो जूफेन वहाँ पे आते हुए एल्डर युआन से कहता है कि क्या कोई यहाँ पर एक और अदर गैदरिंग हो रही है? लेकिन मैंने तो अभी तक कोई भी बेल्सों की आवाज भी नहीं सुनी और असुरा सर्कल तो बस अभी पिछली रात ही तो हुआ था, तो क्या वो इतनी जल्दी फिर से स्टार्ट हो रहा है? और अगर ये चीज इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ही होती रही तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही ये पूरा लेबर ऑफिस पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो एल्डर युआन जूफेन से कहते हैं कि असुरा सर्कल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता और वो लोग इतनी जल्दी ऐसा करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये एक लेबर ऑफिस है तो इसलिए काम सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है और आप लोगों को एल्डर्स और वेनेबल्स के घर पे जाकर के झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो जूफेन कहता है कि फिर आखिर मैंने पहले 2 दिन ये सब क्यों नहीं किया? तो एल्डर युआन कहते हैं क्योंकि तब मैंने आपको कवर किया था, लेकिन असुरा सर्कल में पिछली रात के बाद से तुम्हारी इस चीज में और ज्यादा अधिक मदद नहीं कर सकता और उस यूलिंग ने बदला लेने के लिए इसमें आपका नाम भी डाला होगा। तो उधर जूफेन भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि क्या उसके पास इस चीज की अथॉरिटी है और क्या इस जगह के चीफ तुम नहीं हो? एल्डर युआन कहते हैं कि हे, क्या मैंने इस सब के बारे में तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं तो सिर्फ केवल इस सरफेस का ही चीफ हूँ, मगर लेकिन यहाँ पर पावर ही सब कुछ है। मैं तुम्हें अपनी मिराज कल्टीवेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज इस चीज को मेरे ऊपर हार्ड मत होने दीजिए। तो जूफेन कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक ब्रेक देता हूँ, तो चलो चल करके देखते हैं। तो अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें वहीं पर एक जंगलों के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सभी लेबर डिसाइपल्स एक जगह पर गैदर हुए होते हैं और उन लोगों के सामने वही क्विलैंग और यूलिंग होते हैं। अभी क्विलैंग सामने की ओर देखता है और हंसते हुए यूलिंग से कहता है देखो वो बच्चा आ गया है। इसी के साथ क्विलैंग और यूलिंग दोनों ही जूफेन को देखने लगते हैं। बाकी के सभी डिसाइपल्स के पीछे उनके सामने खड़ा होता है। यूलिंग सभी डिसाइपल्स से कहती है अब जब यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं तो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे टास्कों को देने वाली हूँ। ना कह करके यूलिंग सभी लोगों को उनके टास्कों को देने लगती है। सबसे पहले वो उन डिसाइपल्स में से फुगई और ली योंगचेंग दोनों को ही वो वेनरेबल का शिट रूम यानी कि पखाने को क्लीन करने का टास्क देती है। वेंग टाइलिंग और जेंग वेंग उन दोनों को एल्डर लियांग के बेडरूम को साफ करने का टास्क मिलता है। अब ये सुनने के बाद वो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों की इतनी खुशी को देख जूफेन अपने मन में कहता है कि क्या सफाई करते समय आखिर इतनी चिंता की क्या बात है, इससे इन लोगों को कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब जूफेन ये सब सोच रहा होता है यूलिंग जूफेन का नाम लेते हुए उससे कहती है कि जूफेंग
तुम्हें झाड़ू को उठाना है और सेक्ट लीडर के बेडरूम को साफ करना है। अब इधर यूलियांग की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन उसे ही घूर करके देख रहा होता है, मगर तभी बाकी के सभी डिसाइपल्स भी ज़ूफेन को देख करके जोर जोरों से हंसने लगते हैं। और तभी ज़ूफेन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है, तो ये यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी, मगर लेकिन मैं भी यहाँ पर काफी लंबे समय से सेक्ट मास्टर के रूम में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। जानना चाहता हूँ कि ज़ीवुये आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास इस चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा रीजन होना चाहिए। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में अगला सीन सेक्ट लीडर के हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन एल्डर युआन के पीछे पीछे अपने हाथ में झाड़ू लेकर के आया होता है। एल्डर युआन ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन यही है सेक्ट लीडर का चैम्बर, और यहाँ पे इस चैम्बर में टोटल 273 रूम्स हैं और तुम्हें इन सभी रूम्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ साफ करना होगा। तो अब इधर ये सुन ज़ूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या 200 से भी ज्यादा रूम, क्या उसने कभी इन सभी रूमों का इस्तेमाल भी किया है? तो अब इधर ज़ूफेन को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके एल्डर युआन भी जल्दी से उसे शांत होने का इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि ये जगह सेक्ट लीडर की प्रेस्टीज है और हम लेवर्स इस चीज को इतने ज्यादा हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वरना इतना कह करके एल्डर युआन ज़ूफेन की ओर गला कटने का इशारा करते हैं। जबकि ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि ज़ीवुये ने मुझे खुद यहाँ पर पर्सनली रिक्रूट किया है तो वो मुझे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहेगा, और वो भी सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। इतना सोचने के बाद फिर ज़ूफेन एल्डर युआन से कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ पे उस कोर्टयार्ड की ओर जाने लगता है, और तभी एल्डर युआन उसकी शर्ट को पकड़ करके उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, ज़ूफेन तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि सेक्ट लीडर बहुत ही ज्यादा इडियोटिकल और क्लीनिंग फ्रीक है, उसे साफ सफाई बेहद ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए गंदगी के एक आखिरी कोने तक को ढंग से साफ करना। कि अगर सेक्ट लीडर तुम्हारी साफ सफाई से ना खुश रहा तो इस वजह से जरूर ही तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर नीचे जमीन पर रोल कर रहा होगा। और क्या तुम्हें पता है कि बाकी के लोग दूसरे एल्डर्स और वेनरेबल्स के घर पे साफ सफाई करने के लिए इतने ज्यादा खुश क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि वो सेक्ट लीडर के घर को साफ करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और यूलिंग ने तुम्हें ये काम अपने पर्पस से जानबूझ करके दिया है कि सेक्ट लीडर तुम्हें तुम्हारी जगह से ही बिल्कुल हटा दे। तो इसलिए तुमको हर समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी इसी चीज पर निर्भर करती है। तो अब इधर ज़ूफेन भी एल्डर युआन की सारी बातें सुनने के बाद में एक हल्की सी स्माइल करता है और वहाँ से जाते हुए एल्डर युआन से कहता है कि एल्डर युआन ये सारी बातें मुझे याद कराने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। इतना कहकर ज़ूफेन सेक्ट लीडर के हाउस में जाने लगता है, जबकि एल्डर युआन उसे इस तरीके से जाता हुआ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या ये वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए जा रहा है या फिर डांका डालने के लिए। तो अब एल्डर युआन के इतना कहते ही हमें सेक्ट लीडर के हाउस का सीन दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उस घर के दरवाजे को खोलते हुए अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होते ही उसके सामने सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल टाइप का रूम होता है। तभी ज़ूफेन थोड़ा इधर उधर देखने लगता है, मगर तभी अचानक से उसी वक्त सेक्ट लीडर ज़ीवुये भी नीचे आने लगते हैं। सेक्ट लीडर ज़ीवुये की नजर भी नीचे ज़ूफेन की ओर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ज़ूफेन? तभी उनको अपना नाम लेता हुआ देख करके ज़ूफेन उनसे कहता है कि तो फिर तुम जरूर ही सेक्ट लीडर ज़ीवुये हो। अब इधर सेक्ट लीडर ज़ीवुये और ज़ूफेन की इसी मीटिंग के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूएर को दिखाया जाता है, जो कि लेबर ऑफिस की छत पे खड़े होकर के चांद के सामने अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी ज़ूफेन उसे देखता है और उससे कुछ बातें करता है, लेकिन ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद यूएर गुस्सा होते हुए ज़ूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ही वो हो ना जिसे की सजा मिली है। तो ज़ूफेन उससे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, इसलिए तो मैं अब यहाँ इस लेबर ऑफिस में हूँ। तो यूएर उससे कहती है कि तुम सिर्फ केवल सुर्खियाँ बघाड़ना जानते हो। जब तुम यहाँ पर पहुँचे तो तुमने कहा कि तुम एक स्वाभाविक व्यक्ति हो, तुम एक अलाइट डिसाइपल हो, लेकिन सेक्ट लीडर ने तो तुम्हें यहाँ तक कि अपने हॉल में भी अंदर नहीं आने दिया, वहीं बाहर से ही सीधा तुम्हें इस लेबर हाउस में फेंक दिया। तो अब तभी ज़ूफेन उससे पूछता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानती हो कि मैं सेक्ट लीडर के हॉल तक में अंदर नहीं गया था? तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी? मगर मैं नहीं जानता था कि यार तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हो। तो अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूएर काफी ज्यादा चिढ़ते हुए से कहती है कि आखिर कौन तुम्हारे लिए ये सब करेगा? तुम्हारे घोटालों के बारे में अब यहाँ पर हर कोई जानता है। तुम वो पहले पर्सन हो जो कि यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर को भी नहीं देख पाया है और सीधा ही इस लेबर हाउस में फेंक दिया गया है। अब तभी यूएर की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जरूर ही कोई ना कोई मेरे ऊपर तब से अपनी नजरें बनाए हुआ है, और वो भी तब से जब से मैं इस सेक्ट में एंटर हुआ हूँ, वरना तो इस बात का कोई रास्ता नहीं है कि ऐसे इस तरीके से एक आम से डिसाइपल की बातें इस तरीके से चारों ओर फैल जाएं। कम से कम इतनी तेजी से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये सब उस मोमेंट पर आकर के बंद हो गया था तो जब मुझे इस लेबर हाउस की प्लेस में डाल दिया गया था, या फिर जिस तरीके से लेबर ऑफिस सभी तरीके के लोगों से भरा हुआ था, इससे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे मुझे इतने दिनों के बाद कुछ भी पता ना चले। अब तभी ज़ूफेन आगे यूएर से पूछता है कि मिस यूएर, क्या हो सकता है कि सीनियर सिस्टर मेयर भी मुझे याद कर रही थी? तो यूएर ये सुन अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है कि नहीं, सीनियर सिस्टर तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। फिर यूएर ज़ूफेन की बातों पर ध्यान देती है कि उसने क्या कहा था, और उस बात के ऊपर ध्यान देने के बाद ज़ूफेन उसके बारे में भी कह रहा था। तो ये सुन यूएर ज़ूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तो अब इधर दूसरी ओर यूएर के इस तरीके के एक्शंस को देख एल्डर युआन भी जोर जोरों से हंसते हुए इससे कहते हैं, सर ज़ूफेन, इस इग्नोरेंट मिट्स को तो बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। तो अब इधर दूसरी ओर एल्डर युआन को खुद के ऊपर हंसता हुआ देख करके यूएर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और
जल्दी से एल्डर युआन को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कहती है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार डालूंगी। ना कहकर के यूएर एल्डर युआन के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देती है। तभी उन दोनों के बीच में हमारा हीरो आ जाता है और बीच में ही बड़ी तेजी से यूएर का हाथ पकड़ करके उसे रोक देता है। और ज़ूफेन के इस तरीके से हाथ पकड़ने से यूएर को भी काफी ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से वो भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है। ये देख ज़ूफेन उससे कहता है कि अभी मैंने अपने आप से इतना ज्यादा हार्ड तो नहीं पकड़ा था, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हार्डली पकड़ लिया और क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। इधर यूएर उससे कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो क्या करके यूएर अपना हाथ पकड़ कर नीचे जमीन पर बैठी हुई होती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पर कोई अपेयर होता है। ज़ूफेन से कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरी बहन को बुली करने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो अब इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यूलिंग अपेयर हुई होती है, नन अदर देन यूएर की बड़ी बहन होती है। इधर यूलिंग को वहाँ पर देख करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो ट्विस्टेड फेस रक्षा यूलिंग है। जबकि इधर ज़ूफेन यूलिंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। दूसरी ओर यूलिंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम बस सीधा मारे ही जाओगे। न कहकर के यूलिंग उससे में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ने लगती है। जबकि ज़ूफेन उससे कहता है कि तुम ना तो वो पहली मूर्ख हो जिसने कि मुझसे ऐसा कहा है और ना ही तुम आखिरी दिख रही हो, मगर लेकिन तुम्हारा परिणाम भी बिल्कुल वही सेम निकलेगा जैसा कि बाकी सभी का ये सब करने के बाद हुआ था। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद और उसे देखने के बाद यूएर भी काफी ज्यादा हैरान और घबराते हुए अपने मन में कहती है मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। एक 7th लेयर का परफॉर्म्ड हेवन स्टेज कल्टीवेटर 3rd लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट के सामने ये सब करने की हिम्मत कर रहा है, तो इस सब का तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, इसके पास जरूरी कोई एक इतना ज्यादा मजबूत बैकर है जिसकी की वजह से वो यहाँ तक कि मुझे भी इग्नोर कर रहा है। ये सब सोचने के बाद यूलिंग आगे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे अपने मन में कहती है कि इस कमीने को यहीं और अभी मारना बहुत ही आसान होगा, मेरी बहन यूएस झंझट में अकेली काफी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। तो अब जब यूलिंग गुस्से में अपने मन में ये सब सोच रही होती है, उन लोगों के बीच में एल्डर युआन आते हैं। यूलिंग से कहते हैं कि मिस यूलिंग ये सब कुछ बस सिर्फ और सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस यूएर तो बस यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी जबकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, मगर लेकिन यहाँ पे हम लोगों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। ज़ूफेन तो बस यहाँ पर उनकी फॉर्म उनकी अपीयरेंस की तारीफ कर रहा था। मैंने सही कहा ना मिस यूएर। तो यूलिंग यूएर से पूछती है यूएर क्या ये सच कह रहा है। तो यूएर भी कहती है कि हाँ इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो तो यहाँ पर मैं थी जिसने की सबसे पहले इनके ऊपर अटैक किया था। तो अब ये सुन ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है मगर लेकिन काफी ज्यादा सिंपल भी, बस ये सब कुछ किताबों के अनुसार करती है, सचमुच कितनी एडमायरेबल है। इधर दूसरी ओर यूलिंग यूएर की बात सुन उससे कहती है तो फिर इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि उसने तुम्हें ये सब करने पर उकसाया है, तो फिर ठीक है यूएर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहकर के यूलिंग यूएर को अपने साथ ले जाने लगती है। फिर साथ ही वो ज़ूफेन से कहती है हे डीमन ब्रैट ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, इस एक लॉन्ग शॉट से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर के यूलिंग और यूएर वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। साथ ही यूलिंग यूएर से कहती है यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है, यूएर इस लड़के से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर फ्यूचर में तुम्हारे और इसके बीच में कुछ भी होता है तो तुम मुझे या फिर सीनियर सिस्टर मेयर को ढूंढने के लिए जरूर लाना, ठीक है। तो यूएर भी कहती है कि ठीक है सिस्टर मैं यही करूंगी। ये सब बातें करते हुए वो दोनों बहन वहाँ से चले जाती हैं। जबकि पीछे खड़ा ज़ूफेन कहता है कि अरे क्या ये इस तरीके से खत्म होना था, क्लियरली यहाँ पर उसकी बहन ही दोषी थी, मगर लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ इस सब का मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। तो एल्डर युआन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जस्टिस कोई भी न्याय नाम की चीज नहीं है और सिर्फ ताकतवर लोग ही कमजोरों का शिकार करते हैं। और यूलिंग भी बस यहाँ पर से सिर्फ इसी वजह से वापस गई है क्योंकि उसे अभी तक इस बारे में क्लियरली नहीं पता है कि आखिर तुम्हारे बैक सपोर्ट में कौन खड़ा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अभी भी उसकी चालों के ऊपर नजर रखें। तो अब तभी ज़ूफेन एल्डर युआन से आगे पूछता है कि एल्डर युआन क्या यूलिंग इन सभी मटेरियल्स को अपनी बहन मिस यूएर के लिए इकट्ठा कर रही थी। तो एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यूलिंग जिसे कि राक्षा भी कहा जाता है उसका नेचर काफी ज्यादा बुरा और गुस्से वाला है, लेकिन वो हमेशा अपनी छोटी बहन से नफरत करती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएर आखिर में एंड पे इसी लेबर ऑफिस में रह करके खत्म हो जाएगी। इसकी ये छोटी बहन बहुत ही ज्यादा पुअर टैलेंटेड है और उसका भी एंड इसी लेबर ऑफिस में होगा, तो इसीलिए उसने अल्केमिस्ट ऑफिस में से एक 7th ग्रेड की पिल को चुरा लिया था कि वो उससे अपनी बहन की बॉडी को एक नया आकार दे सके, और इसी वजह से उसकी बहन आज की ये यूएर बन पाई है। तो गाइस अब इधर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। स्टार्टिंग में यूलिंग और यूएर के वहाँ से चले जाने के बाद में एल्डर युआन ज़ूफेन को बताते हैं कि यूएर एक काफी ज्यादा पुअर टैलेंट थी, इसलिए वो एंड पे लेबर ऑफिस में ही आकर के खत्म होती, इसलिए यूलिंग ने अपनी छोटी बहन के लिए अल्केमिस्ट ऑफिस से एक 7th ग्रेड की पिल को चुरा लिया ताकि वो अपनी बहन की बॉडी को एक नई अपीयरेंस दे सके, और आज की ये यूएर वही है। और यूलिंग जिसकी की योग्यता एक एलाइट डिसाइपल की थी उसे इस लेबर ऑफिस में भेजने की सजा दी गई। तो अब तभी एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन कहता है कि ओ तो वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, मगर उसकी ये काइंडनेस बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर युआन काफी ज्यादा हैरान होते उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। तो ज़ूफेन उन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि यूएर डीमन डेमोनिक सर्वे में अपने आप को ट्रेन कर रही है, मगर इस डीमन डिवोरिंग में वो क्रूक्स झूठों का है, ब्लेड आर्ट को बढ़ाने के लिए और
और डीमंस को उत्तेजित करने के लिए। उसके लिए हजारों डीमन असुरास का यूज किया गया है और ये किसी के रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने की हद तक जा सकता है। लेकिन शर्म की बात है। एल्डर जुआन पूछता है कि आखिर क्या शर्म की बात है। तो जुफेन कहता है कि शर्म की बात है कि यूअर की कंडीशन पुअर है और उसकी स्टेट में उसकी ट्रेनिंग करने से ये डीमंस उसे पागलपन में डाल देंगे और वो इससे एक दिन अलग हो जाएगी। और सिंस इस बात से यूलिंग को भी काफी ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन उस दिन जब मैंने उसका पहली बार हाथ मोड़ा था तो उसका वो हाथ तो एक सिंपल सी पिल से काफी टाइम पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था। तो फिर आखिर वो अभी तक 2 दिन बाद तक भी ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो अब्दर जुफेन जब इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है, एल्डर जुआन जुफेन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तो तब तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। तो जुफेन कहता है कि जब वो मेरे सामने ही मेरे फेस पर चिल्लाई तो तब वो इस तरह या उस तरह किसी भी तरीके से मरे, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस ये चीज थोड़ी ज्यादा ही सस्पिशियस लगी थी। मुझे तो बस सिर्फ केवल सेक्ट की पीसफुल जगह से डर लगता है कि वो एक दिन अपनी शक्ति खो ही देगी। तो अब तभी एल्डर जुआन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सिर्फ ओनली पीसफुल जगह। जुफेन, क्या वो पीसफुल जगह ये लेबर ऑफिस है? मगर लेकिन ये सेक्ट की सबसे क्रूशियल प्लेस, आखिर ये पीसफुल कैसे हो सकती है? तो जुफेन कहता है कि एल्डर जुआन, आप इस बात को नहीं समझ सकते। यहाँ या तो मरो या फिर मारे जाओ, जियो या फिर मरो। क्या ये एक सिंपल इंटरेक्शन काफी ज्यादा पीसफुल नहीं है? उन चीजों के मुकाबले जो भी स्कैम्स और प्लॉट्स बाहर आउटसाइड में होते हैं, वो चीजें, वो धोखे और स्कैम्स, क्या वो चीजें मौत से भी ज्यादा बदतर नहीं है? तो फिर आप इस जगह से कहीं और इस तरीके की पीसफुल जगह को और कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो अगर जुफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में एल्डर जुआन भी जुफेन को ही देखते रह जाते हैं और हंसते हुए जुफेन से कहते हैं कि सर जुफेन, सचमुच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट सोचते हैं। आपकी इनसाइट बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जगह औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। तो अब एल्डर जुआन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे सारी रात गुजर जाती है और अगले दिन एल्डर जुआन हड़बड़ाते हुए जुफेन के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, जुफेन जुफेन कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे साथ आओ। तो तभी जुफेन वहाँ पे आते हुए एल्डर जुआन से कहता है कि क्या कोई यहाँ पर एक और अदर गैदरिंग हो रही है? लेकिन मैंने तो अभी तक कोई भी बेल्सों की आवाज भी नहीं सुनी और असुरा सर्कल तो बस अभी अभी पिछली रात ही तो हुआ था। तो क्या वो इतनी जल्दी फिर से स्टार्ट हो रहा है? और अगर ये चीज इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ही होती रही तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही ये पूरा लेबर ऑफिस पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो एल्डर जुआन जुफेन से कहते हैं कि असुरा सर्कल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता और वो लोग इतनी जल्दी ऐसा करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये एक लेबर ऑफिस है तो इसलिए काम सुबह जल्दी ही शुरू हो जाता है और आप लोगों को एल्डर्स और वेनेबल्स के घर पे जाकर के झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो जुफेन कहता है कि फिर आखिर मैंने पहले 2 दिन ये सब क्यों नहीं किया? तो एल्डर जुआन कहते हैं क्योंकि तब मैंने आपको कवर किया था, लेकिन असुरा सर्कल में पिछली रात के बाद से तुम्हारी इस चीज में और ज्यादा अधिक मदद नहीं कर सकता और उस यूलिंग ने बदला लेने के लिए इसमें आपका नाम भी डाला होगा। तो उधर जुफेन भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि क्या उसके पास इस चीज की अथॉरिटी है और क्या इस जगह के चीफ तुम नहीं हो? एल्डर जुआन कहते हैं कि हे, क्या मैंने इस सब के बारे में तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं तो सिर्फ केवल इस सरफेस का ही चीफ हूँ, मगर लेकिन यहाँ पर पावर ही सब कुछ है। मैं तुम्हें अपनी मिराज कल्टीवेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज इस चीज को मेरे ऊपर हार्ड मत होने दीजिए। तो जुफेन कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक ब्रेक देता हूँ, तो चलो चल करके देखते हैं। तो अब इधर जुफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें वहीं पर एक जंगलों के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की सभी लेबर डिसाइपल्स एक जगह पर गैदर हुए होते हैं और उन लोगों के सामने वही क्विलैंग और यूलिंग होते हैं। अभी क्विलैंग सामने की ओर देखता है और हंसते हुए यूलिंग से कहता है, देखो वो बच्चा आ गया है। इसी के साथ क्विलैंग और यूलिंग दोनों ही जुफेन को देखने लगते हैं। बाकी के सभी डिसाइपल्स के पीछे उनके सामने खड़ा होता है। यूलिंग सभी डिसाइपल्स से कहती है कि अब जब यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं तो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे टास्कों को देने वाली हूँ। ना कह करके यूलिंग सभी लोगों को उनके टास्कों को देने लगती है। सबसे पहले वो उन डिसाइपल्स में से फुगई और ली योंगचेंग दोनों को ही वो वेनरेबल का शिट रूम यानी कि पखाने को क्लीन करने का टास्क देती है। वेंग टाइलिंग और जेंग वेंगक्विन उन दोनों को एल्डर लियांग के बेडरूम को साफ करने का टास्क मिलता है। अब ये सुनने के बाद वो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कि उन लोगों की इतनी खुशी को देख जुफेन अपने मन में कहता है कि क्या सफाई करते समय आखिर इतनी चिंता की क्या बात है? इससे इन लोगों को कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब जुफेन ये सब सोच रहा होता है यूलिंग जुफेन का नाम लेते हुए उससे कहती है कि जुफेंग तुम्हें झाड़ू को उठाना है और सेक्ट लीडर के बेडरूम को साफ करना है। अब यूलियांग की ये बात सुनने के बाद में जुफेन उसे ही घूर करके देख रहा होता है। अगर तभी बाकी के सभी डिसाइपल्स भी जुफेन को देख करके जोर जोरों से हंसने लगते हैं और तभी जुफेन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है, तो ये यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी, मगर लेकिन मैं भी यहाँ पर काफी लंबे समय से सेक्ट मास्टर के रूम में जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। जानना चाहता हूँ कि जीवुये आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो? तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम्हारे पास इस चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा रीजन होना चाहिए। तो अब जुफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में अगला सीन सेक्ट लीडर के हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पे कि जुफेन एल्डर जुआन के पीछे पीछे अपने हाथ में झाड़ू लेकर के आया होता है। एल्डर जुआन जुफेन से कहते हैं कि जुफेन यही है सेक्ट लीडर का चैम्बर और यहाँ पे इस चैम्बर में टोटल 273 रूम्स हैं और तुम्हें इन सभी रूम्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ साफ करना होगा। तो अब ये सुन जुफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या 200 से भी ज्यादा रूम, क्या उसने कभी इन सभी रूमों का इस्तेमाल भी किया है? तो अब इधर जुफेन को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके एल्डर जुआन भी जल्दी से उसे शांत होने का इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि ये जगह सेक्ट लीडर की
प्रेस्टीज है और हम लेबर्स इस चीज को इतने ज्यादा हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वरना इतना क्या करके एल्डर जुआन जूफेन की ओर गला कटने का इशारा करते हैं। जबकि जूफेन अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि जीवुये ने मुझे खुद यहाँ पर पर्सनली रिक्रूट किया है तो वो मुझे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहेगा, और वो भी सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। इतना सोचने के बाद फिर जूफेन एल्डर जुआन से कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर के जूफेन वहाँ पे उस कोर्टयार्ड की ओर जाने लगता है। फिर तभी एल्डर जुआन उसकी शर्ट को पकड़ करके उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, जूफेन जूफेन तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि सेट लीडर बहुत ही ज्यादा इडियोटिकल और क्लीनिंग फ्रीक है, उसे साफ सफाई बेहद ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए गंदगी के एक आखिरी कोने तक को ढंग से साफ करना। कि अगर सेट लीडर तुम्हारी साफ सफाई से ना खुश रहा तो इस वजह से जरूर ही तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर नीचे जमीन पर रोल कर रहा होगा। और क्या तुम्हें पता है कि बाकी के लोग दूसरे एल्डर्स और वेनरेबल्स के घर पे साफ सफाई करने के लिए इतने ज्यादा खुश क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि वो सेट लीडर के घर को साफ करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और यूलिंग ने तुम्हें ये काम अपने पर्पस से जानबूझ करके दिया है कि सेट लीडर तुम्हें तुम्हारी जगह से ही बिल्कुल हटा दे। तो इसलिए तुमको हर समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी इसी चीज पर निर्भर करती है। तो अब इधर जूफेन भी एल्डर जुआन की सारी बातें सुनने के बाद में एक हल्की सी स्माइल करता है और वहाँ से जाते हुए एल्डर जुआन से कहता है कि एल्डर जुआन ये सारी बातें मुझे याद कराने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। इतना कहकर जूफेन सेट लीडर के हाउस में जाने लगता है, जबकि एल्डर जुआन उसे इस तरीके से जाता हुआ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या ये वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए जा रहा है या फिर डांका डालने के लिए। तो अब एल्डर जुआन के इतना कहते ही हमें सेट लीडर के हाउस का सीन दिखाया जाता है। कि जूफेन उस घर के दरवाजे को खोलते हुए अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होते ही उसके सामने सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल टाइप का रूम होता है। तभी जूफेन थोड़ा इधर उधर देखने लगता है, मगर तभी अचानक से उसी वक्त सेट लीडर जीवुये भी नीचे आने लगते हैं। सेट लीडर जीवुये की नजर भी नीचे जूफेन की ओर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या जूफेन? तभी उनको अपना नाम लेता हुआ देख करके जूफेन उनसे कहता है कि तो फिर तुम जरूर ही सेट लीडर जीवुये हो। अब इधर सेट लीडर जीवुये और जूफेन की इसी मीटिंग के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेट लीडर जीवुये को दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपने सामने जूफेन को देख थोड़ा हैरान हो गया होता है और जूफेन को आवाज लगाता है। तभी दूसरी ओर जूफेन भी उसे देख कहता है ओ तो मेरे ख्याल से तुम ही जीवुये होंगे। तो अब जूफेन के मुंह से अपने नाम सुन करके पहले तो सेट लीडर जीवुये हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से जूफेन की ओर आगे बढ़ते हुए हंसते हुए जूफेन से कहता है कि तुम्हारी ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अब इस समय मेरे इस सेक्ट में हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे सेक्ट लीडर कहो। अब तो जूफेन कहता है कि हाँ ठीक है सेक्ट लीडर जी, तो अब क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सेक्ट लीडर इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद, आपने हजारों मील ट्रेवल करने के बाद मुझे ढूंढा और यहाँ तक कि मुझे अपने सेक्ट में रिक्रूट करने के लिए आपने मुझे एक 9th ग्रेड की पिल भी दी, तो क्या आपकी ये सब कुछ मेहनत, जो कुछ भी आपने मुझे इस सेक्ट में लाने के लिए किया, क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझसे साफ सफाई कराने के लिए? तो अब तो सेक्ट लीडर जीवुये जूफेन से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ 9th ग्रेड की पिल के बदले में जाने दूंगा तो फिर तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। तो इसलिए अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम वास्तव में एक हार्ड वर्किंग और जागरूक साफ सफाई यहाँ की कैसे करते हो? जूफेन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस बार जब मैंने तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्वाइटेड किया तो मेरा तुम्हें यहाँ पर लाने का इंटेंशन तुम्हें हमारे सेक्ट का एक एलाइट डिसाइपल बनाने का था, ताकि तुम मेरे बाद में यहाँ इस सेक्ट के सेक्ट लीडर बन सको और हमारे सेक्ट की ओर से तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करो। लेकिन हाई वेनरेबल को तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो इसलिए फिलहाल ट्रायल के तौर पर मुझे तुम्हें उस लेबर हाउस में डालना पड़ा। तो अब जूफेन कहता है कि क्या हाई वेनरेबल की चिंता है, और मैं ये सब समझ सकता हूँ, इसलिए तो तुमने मुझे एक एलाइट डिसाइपल की जगह पर ना तो एक इनर डिसाइपल ना ही आउटर डिसाइपल बल्कि एक लेबर ऑफिस में लेबर बॉय बना दिया है। तो बताओ क्या अब इससे भी कुछ बदतर हो सकता है? मैं एक 7th लेयर का परफॉर्म हेवन स्टेज कल्टीवेटर, क्या चीख चीख कर तुम लोगों को ये नहीं बता पा रहा कि कम से कम मुझे एक आउटर डिसाइपल तो होना चाहिए था? और वैसे वो डबल ड्रैगन गैदरिंग क्या है और आखिर वो इतनी ज्यादा खास कैसे है? तो अगर जूफेन की ये बात सुन सेक्ट लीडर जीवुये उससे कहते हैं अभी फिलहाल तुम्हारा उस चीज के बारे में जानना काफी ज्यादा जल्दी है, और जहाँ तक हाई वेनरेबल की डिसीजन की बात है तो इस चीज के लिए तो इसमें मैं ही दोषी हूँ। मैंने उनके सामने तुम्हारी काफी ज्यादा प्रशंसा की है, इसलिए उन हाई वेनरेबल को तुम्हारे ऊपर संदेह हो गया और इसी वजह से तुमको लेबर ऑफिस में डाल दिया गया। तो अब अगर तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट और अच्छे रहोगे तो इसका मतलब तो तुम वहाँ उस जगह से बड़ी आसानी से निकलने में भी सक्षम हो सकते हो। तो इस बारे में सोचने के बाद मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैं भी उनकी बात के लिए एग्री हो गया, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से तो तुम्हें ग्रेट मेरिट्स को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो अब जब जूफेन सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बाहर में जाए तुम्हारी मेरिट, क्या तुम्हें पता है कि लेबर ऑफिस बाकियों से कितना ज्यादा अलग है, और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर रह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके अलावा मजदूरों को मजबूत करने की सारी मेरिट यूलिंग और क्वीलेंग के पास ही जाती हैं, तो फिर आखिर मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ? तो अब जब जूफेन चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से ये सब कह रहा होता है, इस तरफ सेक्ट लीडर भी उसे सीरियस तरीके से घूर करके देखता है और उससे कहता है कि अब ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। इन सारी चीजों को फिगर आउट करके पूरे सेक्ट को तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, और अगर तुम सिर्फ उन दोनों को ही सरपास नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तो तुम हमेशा के लिए ही लेबर हाउस में ही पड़े रहोगे। न कहकर के सेक्ट लीडर जीवुये वहाँ पर थोड़ी आगे जाकर के रुक जाते हैं और फिर
गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जूफेन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि और मेरे सामने इस तरीके से अभद्रता से बातें करने की हिम्मत कभी मत करना। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, वरना अगली बार तुम्हें इस सब चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पछताना होगा कि आखिर तुम्हें इस सब से क्या मिला। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुन जूफेन भी कुछ देर के लिए उसे घूर करके देखता है और फिर हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ ठीक है सेक्ट लीडर, मैं समझ गया। तो अब इधर सेक्ट लीडर भी वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो अब जल्दी से यहाँ की साफ सफाई शुरू करो। मैं तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लेबर ऑफिस के लिए भी क्वालिफाइड हो कि नहीं। तो अगर जूफेन भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि ओह नो प्रॉब्लम सर, और इतना कहकर के जूफेन अपनी झाड़ू पकड़ता है और नीचे फ्लोर पर जोर जोरों से झाड़ू लगाने लगता है। जूफेन के इस तरीके से जोर जोरों से झाड़ू लगाने की वजह से वहाँ पे उसकी झाड़ू में से काफी ज्यादा प्रेशर और काफी ज्यादा विंड निकलने लगती है, जो देख करके सेक्ट लीडर भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हवा का टोर्नेडो बन जाता है कि सेक्ट लीडर के घर में चारों ओर हड़कंप मचा रहा होता है। ये देख करके सेक्ट लीडर जीवुये भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और गुस्से में जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जूफेन अभी क्या, अभी ये सबको रोको। तो तभी ये सुन जूफेन भी रुकते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आखिर अब क्या प्रॉब्लम है। तो सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब जानबूझ करके कर रहे हो, है ना, और क्या तुम इसी तरीके से साफ सफाई करते हो या फिर क्या तुम किसी तरीके की पिटाई की तलाश में हो। तो जूफेन कहता है कि सेक्ट लीडर ये चीज तो गलत है, मैं तो हमेशा ही इस तरीके से ही सफाई करता हूँ। अब तभी सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि तुम अभी तक जिंदा इसीलिए हो क्योंकि मेरे पास तुम्हें लेकर के काफी ग्रेट प्लान्स हैं। इतना सोचने के बाद सेक्ट लीडर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जूफेन से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपनी साफ सफाई रोक सकते हो और जाओ जाकर के कुछ और करो। अब जब सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर के जूफेन जानबूझ करके अपनी झाड़ू को अपने कंधे पर रखता है। इस वजह से पीछे खड़ा फ्लावर पॉट नीचे जमीन पर गिर जाता है और टूट करके बिखर जाता है, जो देख करके तो सेक्ट लीडर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी जूफेन अपने आप को फिर से इनोसेंस शो कराते हुए दूसरे फ्लावर पॉट की ओर झाड़ू फेंकते हुए कहता है डोंट वरी सेक्ट लीडर, मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ। इधर जब जूफेन अपनी झाड़ू को दूसरी ओर फेंकता है तो वो दूसरी ओर वाला पॉट भी झाड़ू के लगने से टूट जाता है और ये देख करके तो सेक्ट लीडर का गुस्सा तो उसकी चरम सीमा पर आ जाता है। मगर इधर जूफेन फिर से अपने आप को इनोसेंट दिखाते हुए कहता है सेक्ट लीडर आप प्लीज ज्यादा दिक्कत ना दीजिए, मैं इस सबको संभाल लूंगा। जूफेन इतना कहता ही है कि तभी लीडर जूफेन को अपने घर से बाहर निकलते हुए कहते हैं बाहर निकलो, अभी क्या अभी यहाँ से बाहर निकलो, तुम क्लियरली तौर पर यहाँ पर मुझसे लड़ाई मोल लेने के लिए आए हो, इसलिए तुम यहाँ पर फिर कभी दोबारा साफ सफाई करने के लिए मत आना और फिर दोबारा से अपने लेबर हाउस से निकल करके यहाँ पे आने का रास्ता मत सोचना। तो उधर सेक्ट लीडर के इतना कहने के बाद जूफेन भी वहाँ से हंसते हुए बाहर निकल आता है। अगले सीन में हमें अंदर बैठे सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से के साथ अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। अभी के अभी जल्दी से कोई यहाँ पर आओ। सेक्ट लीडर की इतनी आवाज लगाते ही वहाँ पे उनका एक आदमी बड़ी तेजी से भाग करके आता है और उससे कहता है सेक्ट लीडर सर आखिर आप इतना ज्यादा गुस्सा किस लिए हैं? तो सेक्ट लीडर जीवुये से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं गुस्सा किस लिए हूँ और क्या तुम इस फ्लोर की हालत को नहीं देख पा रहे हो। अब तभी वो आदमी भी उस फ्लोर की हालत को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। कहता है कि क्या उन बेकार के लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी? गॉड डैम इट, क्या वो लोग इतने ज्यादा स्टूपिड हैं कि उन मूर्खों ने सेक्ट लीडर के सामानों को भी तोड़ दिया? सेक्ट लीडर मैं जरूरी इस चीज की जांच करूंगा और जल्द से जल्द ये सब करने वाले अपराधी का सिर आपके सामने लाऊंगा। तो तभी सेक्ट लीडर जीवुये उसके ऊपर चलाते हुए कहते हैं कि पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दो। ये सब चीज करने वाली लेबर का नाम जूफेन है, मगर कोई भी इधर मेरी इजाजत के बिना उसे टच नहीं कर सकता। तो इसलिए तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए उस कुतिया के बच्चे को लेकर के आओ जिसने कि जूफेन को यहाँ पर साफ सफाई करने की ड्यूटी दी थी। जाओ जाकर के उसे बर्बाद कर डालो। तो गाइज अब इधर सेक्ट लीडर जीवुये के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका एक एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा जिसमें कि भाई मुझे तो लगता है क्विलिंग और यूलिंग की तो हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। फिलहाल ये एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।